हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग सीटेड सेकेंड पेपर सोशल की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी की है, क्लास 7 की ज्योग्राफी है। तो हम लोग देर न करते हुए देखते हैं कि हम लोगों को आज क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को रेगिस्तान के जीवन के बारे में पढ़ना है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, कितनी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ का जीवन यापन करने में कितनी समस्या होती है। हम लोग आज इसको जानेंगे। रेगिस्तान जैसा कि नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में जो आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और वो अत्यधिक उच्च और अत्यधिक निम्न तापमान हो जाता है वहाँ का। और देखते हैं हम कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि किस महाद्वीप में ये सहारा रेगिस्तान है। दिख रहा है मोबाइल पे स्क्रीन पे कि सहारा रेगिस्तान ये है। कुछ यहाँ पर भी यहाँ की भूमि भी बहुत हरी भरी हुआ करती थी, तो लेकिन धीरे धीरे मानसून में परिवर्तन के कारण यहाँ आज ये भूमि बंजर की तरह हो गई है और यहाँ रेगिस्तान हो गए हैं। और यहाँ पे ये चट्टानें दिन में बहुत ही गर्म होती हैं। सारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। ये आप लोग देखिए, यह 11 देशों से घिरा हुआ है। सारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है, ये देखिए, और ये 11 देशों से घिरा हुआ है। देखते हैं कि एक समय था जब आज जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की हरियाली ख़त्म हो गई। एक समय ऐसा था कि पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से ये चीज़ें, चित्रों से ये चीज़ें पता चली हैं। और यहाँ पे पशु पक्षी भी होते थे, शुतुरमुर्ग, हाथी, शेर, जिराफ, भेड़, पशु, मगर यह सामान्य जानवर थे। परंतु जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया है। देखते हैं कि ये अगर पूछा जाए कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा रेगिस्तान अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मतलब 1922 में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर था। और इस समय जो दिन का तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है। और वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है, बादल रहित होते हैं, बहुत निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है, मतलब नमी संचित नहीं होती है तेजी से, बल्कि वाष्पित होती है वहाँ पे नमी। वनस्पति एवं प्राणी जात, सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियाल, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये सहारा रेगिस्तान का देखिए मरुद्यान है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु, यहाँ के लोगों का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है, लेकिन खुद को उसी में वहाँ के लोगों ने ढाल लिया है। जो वहाँ पे निवासी हैं उन्होंने खुद को अपने तरीके से ढाल लिया है। जहाँ थोड़ी बहुत जल की मात्रा उपलब्ध होती है, वहाँ पर खेती की जाती है। चलवासी जनजाति जो वहाँ की है, चलवासी जनजाति, ये लोग क्या करते हैं, बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए किया जाता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो वहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, इस कारण अधिकांश लोग इस पर कन्फ्यूज़ होके हल्के कपड़े भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। मरुद्यान जो वहाँ का है और जो मिस्र की नील घाटी है, लोग वहाँ पे आराम से निवास करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़, यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज,
एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन, देखिए भवन पूछता है कि कहाँ का भवन, किस तरीके की है, उसकी क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अगर दिए भी होंगे एक भी बार तो ये आप लोग पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं कि वहाँ के मकान की क्या विशेषताएँ होती हैं, किस तरीके से होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग होते हैं जो वहाँ पर, वो विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनको मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। उनको होते हैं ना कि जो रास्ता बताते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, वही कार्य तुआरेग का होता है। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। हाँ, वे तेल एवं गैस के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ का काम छोड़ के वो बाहर शहरों की तरफ जा रहे हैं। लद्दाख जो है क्या है, तो लद्दाख में क्या है कि ल का अर्थ क्या है, पर्वतीय दर्रा, तथा दाख का अर्थ है देश। देखते हैं ठंडा रेगिस्तान, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं। यहाँ पर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी आप लोगों को पता होगा, सिंधु नदी यहीं से होकर जाती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों, महाखड्ड जिसे क्या कहते हैं, गर्ज कहते हैं, का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। इस ऊंचाई पर वायु की परत क्या होती है, बहुत पतली होती है। सूर्य की गर्मी तेज महसूस होती है। और जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो दिन का तापमान कितना होता है, 0। सोचिए आप, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और से अधिक होता है तथा रात में इसका तापमान, सोचिए जब वहाँ से मतलब दिन का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ बस अधिक होता है, कुछ ही अधिक होता है। तो सोचिए रात में वहाँ पे कितनी ठंड होती होगी। कहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो रात का तापमान जो होता है, रात का तापमान वो -30 तक चली जाती है। सोचिए वहाँ की मतलब वहाँ पे बर्फ़ हर वक्त जमी रहती है, -30 डिग्री सेल्सियस चली जाती है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला जो है वो ठंडा हो जाता है। लगभग तापमान हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अच्छा, वर्षा बहुत ही यहाँ पर कम होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए लद्दाख यहाँ है ना, लद्दाख श्रेणी, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कौन सी नदी, देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बर्फीली हवा के साथ जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, हिमभूमि। 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करती हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति एवं प्राणी जगत, यहाँ कुछ उच्च, यहाँ पे देखिए दिया गया जहाँ वनस्पति रह सके, जहाँ कुछ जीव जंतु रह सके। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, मतलब वनस्पतियाँ वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी की सरपत आप लोग जानते ही होंगे, और जिसे क्या कहते हैं, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कौन से पेड़ कब होते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। इनमें
रॉबिन्स, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हूप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ये सब क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो चलते हैं, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में होता है। देखते हैं ये टीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का है लेकिन एवं अत्यधिक गर्म होता है। लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता है। यहाँ या आप लोगों से पूछा जा रहा है, अपने विचार मांगे जा रहे हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हैमिस, थिक्से, से लोमा यूरो। ये क्या हैं? ये सब गोपा में एक साथ स्थित होंगे। ग्रीष्म ऋतु के यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर और सलजम और सेम सलजम की खेती होती है। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है। सोचिए वहाँ की जलवायु कैसी होती होगी जब शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती होंगी। देखते हैं कि अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लगा है कि धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में काम नहीं करती हैं बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लेह को जो जिला दर्रा होते हुए भी कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। घास के मैदानों में हिमनदियों की सैर एवं उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना ही प्रमुख यंत्र है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। मतलब धीरे धीरे वहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन, ये आप लोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वरना इसका आंसर ज़रूर हमको कमेंट में दीजिएगा।